इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली जबरदस्त मुश्किल में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल गठित किया था उसने पहली नजर में पाया है कि उस इंटर्न के साथ गलत व्यवहार हुआ है। जी हां, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का यह पैनल अपने आप में काफी मायने रखता है। इस पैनल में जो कहा गया है कि उन्होंने इस बात को माना है, साबित हुआ है कि होटल में पीड़ित लड़की गांगुली के दोनों साथ थे। इसमें यह भी कहा है कि गांगुली ने काम के लिए साथ रहने के लिए कहा था। हम आपको बता दें कि इस कमेटी की अगर मैं शब्दशः आपके सामने बात रखूं तो यह कहा गया है कि फर्दर द कमिटी ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द स्टेटमेंट ऑफ मिस एक्स बोथ रिटन एंड ओरल प्राइमा फेसी डिस्क्लोजेस एन एक्ट ऑफ अनवेलकम बिहेवियर बाय जस्टिस ए.के. गांगुली with her in the room in Hotel Lee Meridian। तो ये देखिए, कमेटी को लगता है कि 24 दिसंबर 2012 को इंटर्न पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली से मिलने होटल में गई थी, जहां वो काम के सिलसिले में रुके हुए थे। पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली ने अपने बयान में इस तथ्य से इनकार नहीं किया है। कमेटी को लगता है कि इंटर्न का बयान पहली नजर में यह खुलासा करता है कि रात 8 से 10:30 के बीच होटल के कमरे में पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली ने इंटर्न के साथ बदसलूकी की थी। तो जबरदस्त मुश्किल में हमारे साथ वरिष्ठ वकील अमरेंद्र शरण मौजूद हैं। अमरेंद्र जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो पैनल ने अंत में यह बात कही है, उसने कहा है कि चूंकि ये इंटर्न सुप्रीम कोर्ट के रोल पे नहीं थी और साथ ही कंसर्न जज रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा नो फॉलो अप एक्शन इज रिक्वायर्ड बाय दिस कोर्ट। अब सवाल यह है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में स्टेटस क्वो मोटो एक तरह से कार्रवाई करती थी, तो यहां पर नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। आप किस तरह से देखते हैं इसे? ये कमिटी जो बनी थी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर द वर्क प्लेस के आधार पर बनी थी, जो गाइडलाइन है। तो वो वर्क प्लेस पे कोई हैरेसमेंट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट उनका वर्क प्लेस नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये टेक्निकली अपना बयान दिया है। वैसे जो जितना इनका फाइंडिंग है वो भी अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग है, क्योंकि नहीं अमरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये वर्क प्लेस में ऐसा नहीं हुआ था, रिटायर हो चुके थे गांगुली साहब, बनी थी अंडर द गाइडलाइन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हाँ, नहीं वो तो सही है, मगर फिर ऐसा क्यों कहती है ये कमिटी, ये पैनल क्यों कहता है कि उनके इस बर्ताव से पूरे जो इंस्टीट्यूशन है उसकी विश्वसनीयता और उसकी रेपुटेशन पर एक तरह से सीधा प्रभाव होगा? तो यहां एक तरफ तो ये मान रहा है पैनल, मगर दूसरी तरफ अपनी तरफ से कुछ सुओ मोटो कोई एक्शन की बात नहीं करता, क्यों? उनका वो अधिकार क्षेत्र नहीं था ना। किस तरह से नहीं था? के रूप में नहीं बैठ रहे थे, वो तो सिर्फ एक कमेटी के रूप में बैठ रहे थे, और कमेटी में उनको जो देखने के लिए कहा गया था वो ये था कि क्या हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हुआ है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे उस समय, और वो महिला भी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटर्न नहीं उनको दी गई थी। अमरेंद्र जी, एक चीज जो हम जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, कि क्या कोई थाना इसका कॉग्निजेंस लेके एफआईआर दर्ज कर सकता है? हमको लगता है कि ये चूंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट करता है 354A में, इसलिए इसका कॉग्निजेंस लेके दर्ज किया जा सकता है केस और इंक्वायरी किया जा सकता है। और आपको लगता है कि उनको एक तरह से, चूंकि वो मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं, लिहाजा इम्यूनिटी भी उन्हें होगी, कुछ मामलों में हो सकती है क्या? नहीं, कोई इम्यूनिटी नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है। हमको तो ये बहुत ही शॉकिंग अपने आप में लगता है, जो फाइंडिंग है और जो कमेंट्स हैं ये अपने आप में, क्योंकि हम लोग गांगुली साहब की बहुत इज्जत करते हैं जब वो जज थे, और उन्होंने बड़े अच्छे जजमेंट दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरेंद्र शरण साहब। हम अपनी सहयोगी संगीता तिवारी का भी रुख करना चाहेंगे। संगीता, अपने आप में काफी कुछ कहता है ये जो पैनल की रिपोर्ट है। कोई फर्दर फॉलो अप एक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है, मगर शुरू में यह भी कहता है कि उनके इस हरकत से जो इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट बेयरिंग है। तो क्या यहां पर सीधे तौर पर एक सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता था?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बात की है, अगर आप रिपोर्ट जो भी उन्होंने रिपोर्ट का हिस्सा डाला है या जो स्टेटमेंट जारी किया, अगर उसको पढ़ें तो बहुत ज़्यादा वो तथ्यों पे बिल्कुल टिके और तकनीकी बयान ये दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो रिपोर्ट है इसमें पैनल अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा है, जो भी कह रहा है वो उस इंटर्न के बयान के आधार पे कह रहा है कि बयान से ऐसा साफ होता है कि पैनल को ऐसा लगता है, कमेटी को ऐसा लगता है कि उसके बयान से ऐसा साफ होता है कि उन्होंने ऐसा किया। साथ ही अपने को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इसे अलग किया है ये कहते हुए कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय ना तो इंटर्न सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई थी और ना ही जस्टिस गांगुली जुड़े हुए थे, तो ऐसे में उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वो इस पे आगे कार्रवाई करें और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कार्रवाई करें। और इसीलिए ये जो रिपोर्ट है इसकी कॉपी सिर्फ वो इंटर्न को और जस्टिस गांगुली को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी आगे कार्रवाई होनी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इससे यहाँ तक, चूंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला आया था और ये एक रेपुटेशन की बात थी, इसलिए हमने कमेटी बना के और फैक्ट फाइंडिंग एक तरह से कमेटी बनाई और तथ्यों को पता किया, जो तथ्य हैं वो हमने सामने कर दिया और बस हमारा काम खत्म। चलिए, मेरे साथ निपुण सहगल भी जुड़ रहे हैं। निपुण, अब इसके बाद क्या जस्टिस गांगुली कितनी बड़ी मुश्किल में है? लेकिन निश्चित रूप से मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये रिपोर्ट सिर्फ जस्टिस गांगुली को और आरोप लगाने वाली महिला वकील को दी है, लेकिन रिपोर्ट का जो भी अंश सार्वजनिक किया गया है उससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो कमेटी थी उसको जो महिला वकील थी उसके बयान पर एक हद तक एतबार है और कमेटी को ऐसा लगता है कि संभवतः जस्टिस गांगुली ने जो बर्ताव किया वो यौन बदसलूकी के दायरे में आता है। तो ऐसे में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है और ये कतई जरूरी नहीं है कि वो महिला वकील ही जाकर पुलिस थाने में शिकायत करे, कोई भी शख्स, दूसरा शख्स भी जाकर पुलिस थाने में ये शिकायत दे सकता है। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी कहीं ना कहीं एक हद तक ये माना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि होटल में जो बर्ताव जस्टिस गांगुली ने किया उसमें गलती हो सकती है, ऐसा। और निपुण, यही नहीं, पैनल बिल्कुल तथ्यों पर जा रहा है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है, यहां पर वो नदारद दिखाई देता है और एक तरह से बहुत ही तथ्यात्मक पूरी व्याख्या की गई है इस पूरे घटनाक्रम की। जी, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये जो पूरी कवायद है कहीं ना कहीं एक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को जो नुकसान पहुंच सकता था इस खबर से, उससे चिंतित होकर उठाया हुआ ये कदम था। चीफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट जो जारी की है और उससे पहले जो अंश अपनी तरफ से लिखे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट से ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कोई दुर्व्यवहार किया है, तो हमें इसकी जांच करना जरूरी था, हमने ऐसा किया, हमने कुछ बयान लिए, कुछ महिला वकील से बयान लिया, जस्टिस गांगुली से बयान लिया गया और कुछ जो गवाह उनकी तरफ से उनकी हालत। तो चलिए निपुण, आपसे मैं बात करते रहूंगा। अब एबीपी न्यूज की तरफ से हम कुछ प्रश्न यहां पर उठा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस पैनल के बाद, उनके इस पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद उठते हैं और एबीपी न्यूज आपके समक्ष ये तमाम सवाल रख रहा है। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कई मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? दूसरा अहम सवाल यहां पर जो उठता है, क्या दिल्ली पुलिस खुद केस दर्ज कर सकती है? और एक वकील जिनसे हमारी बात हो रही थी, अमरेंद्र जी, ने इस बात को माना, क्योंकि आप जानते हैं कि तेजपाल प्रकरण में पुलिस ने इस मामले में सक्रिय होकर गोवा पुलिस ने एक तरह से कार्रवाई की थी और गोवा पुलिस ने, जैसे कि आप जानते हैं, खुद कार्रवाई की, तो दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? हमारे साथ जाने माने वकील माजिद मेमन साहब जुड़ रहे हैं। माजिद साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल, सुओ मोटो कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, मगर यहां वो कह रहा है कि चूंकि पूर्व जस्टिस थे और इंटर्न सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी, लिहाजा नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द पैनल, बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, थोड़ा सा हमें इसमें धीरज रखने की आवश्यकता है और इसे सेंसेशनलाइज इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी दुखद और गंभीर अवस्था पैदा हो गई है, सिचुएशन बनी है कि कमेटी ने तफ्तीश के बाद जो प्राइमा फेशी बातें पाई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देयर इज अ प्राइमा फेशी एविडेंस अगेंस्ट द हियरिंग जज, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या जरूर है और इस पर सारे देश में संदेश इस वक्त ये जाने की जरूरत है और जो जाएगा, आप इसमें
इतना उतावले न हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है कुछ देर में, कुछ घंटों में या एक आध दिन में ये आप देखेंगे कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन आप ये अपेक्षा न करें कि नहीं, मगर कार्रवाई करेगा कौन? माजिद नईम साहब, कार्रवाई करेगा कौन? मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का कि ये मत अपेक्षा कीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इनको ट्राई करें और सजा दें, ये नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज दे दिया है, उस मैसेज के तहत, उस हिंट के तहत नीचे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे और बाकायदा काम नहीं, माजिद नईम साहब माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर शैतान का पैरोकार बनना चाहूंगा। आई विल बी द डेविल्स एडवोकेट हियर। यहाँ पर यह है कि एक लाइन जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, फर्दर द कमिटी इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द स्टेटमेंट ऑफ मिस एक्स both written and oral prima facie discloses an act of unwelcome behavior by Justice A.K. Ganguly। यानी कि हवाला दिया जा रहा है मिस एक्स यानी कि उस इंटर्न की बयान का। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो हम एक तरह से सीधे बयान की या एक सीधे तल्ख टिप्पणी की जो उम्मीद कर रहे थे, ये वहां नदारत अगर हमें दिखाई देती है तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? नहीं, देखिए मैं बताऊं आप कहाँ गलत कह रहे हैं। आपका ये कहना कि कमेटी ने ये कहा कि नथिंग फर्दर इज रिक्वायर्ड इज बाय देम, जो कमेटी को जो काम जिम्मेदारी दी गई थी वो खत्म हो गई। ये कमेटी को सजा देने की जिम्मेदारी नहीं दी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट की थी जिसने फैक्ट फाइंडिंग करके देश के सामने रख दिया है जी। अब उसमें आगे क्या करना होगा, ये नहीं कि खत्म हो गया मामला। और सुप्रीम ये कमेटी ने ये नहीं कहा कि भाई इस केस को भूल जाइए आप, ये नहीं कहा उन्होंने अपनी फाइंडिंग में ये कहा कि आवर जॉब इज ओवर, वी हैव गिवन द रिपोर्ट, दिस इज द पोजीशन। तो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि दिस मीन्स द एंड ऑफ द केस एंड पीपल आर फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग द एरिंग जज, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद नईम साहब, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। तो कहा जा सकता है कि यहां पे पूर्व जस्टिस A.K. गांगुली जबरदस्त मुश्किल में हैं। तो चलिए अब हम ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर पीड़िता की तरफ से और A.K. गांगुली साहब की तरफ से क्या क्या बयान आए थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं उस समय दिल्ली में यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में सर्दी की छुट्टियों में इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने पुलिस बैरिकेड पार किया और काफी मेहनत के बाद सम्मानित और हाल ही में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को सहयोग देने पहुंच गई। मैं आखिरी सेमेस्टर से पहले उनके अंडर इंटर्नशिप कर रही थी। उस वक्त मेरे साथ 2 इंटर्न काम करते थे। एक शादी के बाद विदेश चली गई है, उसकी जगह ये लड़की आई थी। मैंने इसके लिए पोस्टर नहीं लगाए थे, वो खुद आई थी। मेरी कर्मठता का पुरस्कार मुझे यौन प्रताड़ना के तौर पर मिला। मैं मामले की बारीकी में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये कहना काफी होगा कि उस कमरे से निकलने के बाद से अब तक वो घटना मेरे जहन में जिंदा है। जब मैं दिल्ली में था, वो भी दिल्ली में थी। उसे पता था कि मैं दिल्ली में हूँ और वो खुद मुझसे मिलने होटल में आई थी। उसने काम के बाद मेरे साथ डिनर भी किया। यदि उस रात उसे मेरे साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो किसी भी पल जा सकती थी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी समझ से परे था। बहुत देर से समझी कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं उस दुखद घटना को भूल जाना चाहती थी। ये वो आदमी था जिसकी मैं इज्जत करती थी, वो भी ऐसा शख्स जो मेरे दादा की उम्र का था। उसके बाद भी वो कई बार मिलती रही। वो मेरे घर भी आई थी। वो मेरी इंटर्न थी और मैंने उसके साथ हमेशा अपनी बच्ची की तरह बर्ताव किया। मैंने कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचा, लेकिन डर गई कि ऐसा करने से ज्यादा नुकसान होगा। मुझे ये भी लगा कि ऐसे केस का क्या होगा जिसमें सीधे सबूत ना हो। कोई वजह नहीं है कि एक लॉ ग्रेजुएट ऐसे जज से केस जीत जाए जिसका रिकॉर्ड बेदाग रहा हो। मुझे लगता है कि मुझे शक की नजरों से देखा जा रहा है। मुझे बताना पड़ता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई कहानी नहीं बना रही। मैं अपमानित महसूस करती हूँ। मैं आरोपों से दुखी और आहत हूँ। मैंने जांच समिति को बताया है कि इंटर्न के सारे आरोप गलत हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसे आरोप मेरे खिलाफ क्यों लगे। मैं ऐसे आरोपों को गलत कैसे साबित कर पाऊंगा। मैंने इस घटना के 5 महीने बाद घर वालों को बताया। वो भी नहीं चाहते थे कि मैं शिकायत करूं। मैंने अपनी दादी को बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसे बड़ा मुद्दा न बनाऊं।
मेरी माँ ने मुझे इसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा, इसीलिए मैंने औपचारिक तौर पर लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई। मैं हालात का शिकार हुआ हूँ, पर किसी बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने उस लड़की से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं कोर्ट में महिला वकीलों से अक्सर सुनती रहती थी कि कोर्ट में क्या क्या झेलना पड़ता है, लेकिन वो इसकी शिकायत नहीं करती और इसे कानूनी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती। मैंने सोचा किसी को तो इस सब के खिलाफ खड़ा होना होगा। मेरा इरादा किसी पर उंगली उठाने, जांच कराने या मीडिया में तूफान खड़ा करना नहीं है। मैं चाहती हूं कि देश की अदालतों में रोज होने वाली इस तरह की घटनाएं सामने आएं। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे काम का आकलन इस घटना के आधार पर नहीं करेंगे। इस तरह के आरोपों से सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जजों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि पैनल की इस रिपोर्ट पर जस्टिस ए के गांगुली का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि बयान पर उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बोले जस्टिस गांगुली इस मुद्दे पर जब उनसे राय ली गई।